Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain Chapter 1, Part 2, Resources and Development, Class 10th Geography NCERT book. So watch this video till the end. Let's start now. Resources Planning, Sansadhan Niyojan. Planning is the widely expected स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जो प्लानिंग है, नियोजन, एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड स्ट्रेटजी है, सर्वमान्य रणनीति है। इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। और इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक डाइवर्सिटी है, विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। देयर आर रीजन विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट आर डिफिशियंट इन सम अदर रिसोर्सेज। लेकिन यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि सर्टेन रिसोर्सेज हैं रिच मात्रा में, बट आर डिफिशियंट इन सम अदर रिसोर्सेज, लेकिन दूसरे तरह के संसाधनों की कमी भी है। देयर आर सम रीजन विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशियंट इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर आर सम रीजन विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं, और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां बहुत ही ज्यादा संसाधनों की कमी है, ठीक है, शॉर्टेज भी है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण में आप देख सकते हो द स्टेट ऑफ झारखंड, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ है, एंड मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश हो गया, ओके, एंड मध्य प्रदेश और आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। तो ये जो है, ये जगह है, यहाँ पर जो खनिज है, मिनरल्स हैं, ठीक है, और कोयला, कोल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, डिपॉजिट रहता है। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अवेंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और अरुणाचल प्रदेश में भी जो वाटर है, जल संसाधन है, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास की बहुत ही ज़्यादा कमी है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोड विथ सोलर एंड विंड एनर्जी, और जो राजस्थान है वहाँ पर जो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी जो होती है, पवन और सौर ऊर्जा के संसाधनों की बहुत ज़्यादा मात्रा है। बट लैक इन वाटर रिसोर्सेज, लेकिन पानी की बहुत कमी है, जो जल संसाधन है उसकी कमी है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और लद्दाख के जो कोल्ड डेजर्टेड एरिया हैं, जो मरुस्थल वाले देश हैं, उसके जो अन्य भागों से अलग, ये सब चीज़ें अलग पड़ती हैं। ये जगह लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड, वो अलग है बिल्कुल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, देश से। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। ये प्रदेश क्या है? कल्चरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक विरासत का धनी है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ जल की क्या है? कमी है, और कुछ महत्वपूर्ण जो भी खनिज हैं, ठीक है, मिनरल्स हैं, उनकी भी कमी है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। जो हम ये बोल रहे हैं ना, बैलेंस करने की जरूरत है रिसोर्सेज को, प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट और रीजनल एंड लोकल लेवल पर। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, भारत में संसाधन नियोजन।
रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, जो संसाधन नियोजन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें ये कुछ यहाँ पे दिए गए इन्वॉल्व्स हैं ये पॉइंट्स। नंबर 1, identification and inventory of resources across the region of the country. This involves surveying, mapping, and qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources. देश के अलग अलग प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करके उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है। इस काम में जो भी हमारा सर्वे होता है, क्षेत्रीय सर्वे, और मैपिंग करना, मानचित्र बनाना, एंड क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव एस्टिमेशन, जो भी मतलब ये होता है कि जो भी संसाधन हैं उनके गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाने में उनका मेजरमेंट किया जाता है। जो भी हमारी रिसोर्सेज हैं उनका क्या किया जाता है, मेजरमेंट, मापन किया जाता है। सेकंड है इवॉल्विंग a planning structure adopted with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resources development plans. संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए जो भी हमारे टेक्नोलॉजी होती है, ओके, प्रौद्योगिकी, स्किल है, कौशल्स हैं, और संस्थागत जो भी हमारे इंस्टीट्यूशनल सेटअप हैं, संस्थागत जो योजनाएं हैं, उनके इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स, तो उनको ये सब मतलब तैयार किया जाता है, एक तरह से ढांचा तैयार किया जाता है उस चीज़ का। थर्ड है मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। और जो संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में एक तरह से क्या होता है, मैचिंग की जाती है। मैचिंग मीन्स समन्वय स्थापित किया। इंडिया हैज मेड concentrate efforts of achieving the goal of resources planning right from the first 5 years plan launched after independence. स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए थे। The availability of resources is a necessary condition for the development of any region. किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है। बट mere availability of resources in the absence of corresponding change in technology and institutions may hinder development. लेकिन जो भी आपकी जो अवेलेबिलिटी होती है टेक्नोलॉजी की, ठीक है, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में एक तरह से परिवर्तन लाए जाते हैं, चेंजिंग की जाती है, कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज किए जाते हैं, ठीक है, उसकी कमी में मात्र जो भी संसाधन होते हैं उनकी उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। में हिंडर डेवलपमेंट, जो भी इंस्टीट्यूशनल या फिर टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों की परिवर्तन की कमी में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास हमारा संभव नहीं है। देयर आर मैनी रीजन in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward region. लेकिन देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध हैं, एक तरह से बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उसके होते हुए भी क्या होता है, जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड रीजन, जो कि इकोनॉमिकली जो आर्थिक रूप से पिछड़े देशों की गिनती में ही आते हैं, बैकवर्ड रीजन के उस गिनती में ही आते हैं कि वो अभी भी पिछड़े प्रदेश हैं। ऑन द कंट्री देयर आर सम रीजन्स विच हैव अ पुअर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हो चुके हैं। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स. It was primarily the higher level of technological development
of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other region and establish their supremacy over these colonies. जो हमारे colonization होता है, colonization means उपनिवेशन, जो द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन, उपनिवेशन का इतिहास हमें ये रिवील कराता है, ये बताता है कि उपनिवेशों में जो भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, संपन्न प्रदेश या फिर विदेशी जो भी फॉरेनर हैं, फॉरेन इन्वेडर्स, जो विदेशी आक्रमणकारियों के लिए ये क्या हुए हैं, एक अट्रैक्शन का, मतलब ये उनके लिए, जो विदेशी लोग हैं उनके लिए ये अट्रैक्शन का कारण बन चुके हैं, मीन्स उनके लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं. इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट, और उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर टेक्नोलॉजी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का क्या किया है, उनका शोषण भी किया है. एक्सप्लॉइट मीन्स होता है शोषण करना, किया, और उन पर अपना एक तरह से जो इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि हमारा अधिकार है, वो भी अपना अधिकार उन्होंने स्थापित किया है. और resources, therefore resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional change. और उसके बाद क्या हुआ है कि जो भी, जब वहाँ मतलब संसाधन किसी भी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त जो टेक्नोलॉजी है उसका भी जो डेवलपमेंट है वो हो, और जो चेंजिंग है उसमें वो भी की जाए, इंस्टीट्यूशनल चेंज, ठीक है, जो संस्थागत चेंज हैं वो भी किए जाएं. इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन. इसमें उपनिवेशन के मतलब और भी कई वो हैं, चरण हैं इसमें, कि जो हमारे भारत में विकास के लिए हम क्या करें, संसाधन विकास लोगों के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर भी निर्भर करते हैं कि वो किस तरह से उनको ये रिसोर्सेज मिल पा रही हैं. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experience of the people. और भारत में विकास सामान्यतः संसाधन विकास लोगों के संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें टेक्नोलॉजी, ओके, और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, जो मानव के गुण हैं उनके लिए रिसोर्सेज, जो भी संसाधन है, एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल, और ऐतिहासिक जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, का भी योगदान रहा है इस चीज में. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का संरक्षण. रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी. रिसोर्सेज किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. बट इरेशनल consumptions and over utilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. लेकिन संसाधनों का विवेकहीन उपभोग, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना और उपयोग के कारण कई मतलब ये हो जाते हैं कि सोशो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक, और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं इससे. टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, इन समस्याओं से बचाव के लिए, ओवरकम करने के लिए इन पर रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पोर्टेंट. तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो भी हमारे संसाधन हैं, इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए, बचने के लिए इनसे संसाधनों का हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. और जो पास्ट से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं, जो भी लीडर्स हैं और
जो थिंकर्स हैं, चिंता जताने वाले लोग हैं, ठीक है, उन्होंने भी इस विषय पर चिंता जताई है, वो अभी भी ये कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल में गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स। अब जो गांधी जी हैं उन्होंने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। अब यहाँ आप देख सकते हो ये क्वेश्चन दे रखा है, देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। और हमारे पास क्या है, मतलब he placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इसका मतलब ये है, उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन का जो नुकसान हो रहा है, जो रिसोर्सेज हैं उनका हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेटिव कर रहे हैं, मतलब एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं उनको। उनके लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति जो भी टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आधुनिक प्रौद्योगिकी की एज अ रूट कॉज फॉर रिसोर्स डेप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल। वो क्या कर रहे हैं, इस चीज़ का डिप्लेशन कर रहे हैं, बहुत कमी कर रहे हैं इस चीज़ की, और वो इस चीज़ में जिम्मेदार भी हैं। He was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses। और वो अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए बोल रहे हैं, उत्पादन के लिए विरुद्ध थे, और इसके स्थान पर अधिक बड़े, मतलब मासेस, जो भी जन समुदाय होता है उसके द्वारा उत्पादन के उसमें थे, पक्ष में थे, कि हाँ वो इस चीज़ के लिए मानते हैं। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, लेकिन वो ये बोलते थे कि ये जल्दी से पैदा नहीं होती हैं रिसोर्सेज जो हैं, एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेज। वो चाहते थे कि लोगों के द्वारा, जो भी जन समुदाय है उनके द्वारा ये जो उत्पादन है उसके पक्ष में जाए, मतलब वो कम से कम इसका यूज करें। At the international level, the Club of Rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. Subsequently, in 1974, Gandhian philosophy was once again presented via sculpture in his book Small is Beautiful, the seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission Report 1987. This report introduced the concept of sustainable development and devoted it as a means for resources conservation, which was subsequently published in a book entitled Our Common Future. Another significant contribution was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro, ब्राज़ील इन 1992। जो हमारा इंटरनेशनल लेवल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। उसके बाद 1974 में सुमशेर ने अपनी बुक स्माइल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। 1987 में ब्रुंटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया था इसमें भी। और इस रिपोर्ट ने जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत पोषणीय विकास, इसकी संकल्पना प्रस्तुत की, और संसाधन, जो भी संसाधन है, संसाधन संरक्षण की वकालत भी की। ये रिपोर्ट बाद में अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य शीर्षक से जो बुक है उसके रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित
पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया था। लैंड रिसोर्सेज, land resources, we live on land, we perform our economic activities on land and we use it in different ways. हम भूमि पर रहते हैं, ऑब्वियसली हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं वो हम करते हैं और अलग अलग रूप में इसका उपयोग भी करते हैं। Thus, land is a natural resource of utmost importance. और भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स है। ओके, रिसोर्स है जो भी प्राकृतिक संसाधन है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, ये प्राकृतिक वनस्पति, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव, ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाएं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो भी परिवहन है या फिर संचार व्यवस्थाएं हैं, कम्युनिकेशन, ठीक है, सिस्टम, वो सब कहाँ होते हैं? हमारी पृथ्वी पर ही होते हैं ये सारी चीजें। However, land is an asset of finite magnitude. Therefore, it is important to use the available land for various purposes with careful planning. और इसलिए जो हमारे लिए उपलब्ध जमीन है उसका हर एक, उसका मतलब बहुत ज़्यादा उद्देश्य ये है कि इसका उपयोग सावधानी से और एक प्लानिंग के साथ, केयरफुल प्लानिंग, जो हम योजना बनाते हैं तरीके से होना चाहिए। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। भारत में भूमि पर बहुत सारे प्रकार की मतलब क्या है, भू आकृतियां हैं, ओके, फीचर्स हैं। नेमली माउंटेन्स, जैसे पर्वत हो गए, प्लेट्यू हो गए, पठार हो गए, प्लेन्स, मैदान हो गए, एंड आइलैंड और द्वीप हो गए। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? लैंड पे ही पाए जाते हैं। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन। लगभग 43% क्या है, जो भू क्षेत्र है, लैंड है, लैंड एरिया, वो प्लेन है, मैदान है। विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, जो कि कृषि और उद्योग के विकास के लिए बहुत अच्छा है। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% of the total surface area of the country and ensure perennial flow of some rivers, provide facilities for tourism and ecological aspects। और पर्वत पूरे मतलब भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है, एक्सपेंड है। वो कुछ क्या है, 30% पर तो पूरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड एंश्योर पेरिनल, और पेरिनल फ्लो है, पूरी तरह से नदियाँ प्रवाह करती हैं, ठीक है, ऑफ सम रिवर्स, जैसे कुछ नदियाँ चल बह रही हैं, सुनिश्चित करते हैं हम इस चीज़ को। प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टूरिज्म, और जो टूरिज्म होते हैं, पर्यटन होते हैं, विकास के लिए भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ हैं। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मतलब और पारिस्थितिक के लिए भी महत्वपूर्ण है ये चीज़ें, जो भी परिस्थितियाँ पैदा होती हैं, हम जो हमें लैंड प्रदान करती है, कि टूरिज्म है, ठीक है, पर्यटन है, उस विकास के लिए, उनके विकास के लिए। अबाउट 27% ऑफ एरिया ऑफ द कंट्री इज द प्लेट्यू रीजन, और 27% जो देश के क्षेत्रफल का लगभग हिस्सा है वो क्या है, प्लेट्यू रीजन है, पठारी क्षेत्र है। इट possesses रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट, और इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म, फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन, और फॉरेस्ट वनों का बहुत ही ज़्यादा मतलब possess रिच रिजर्व, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये रिजर्व्स हैं। ओके, यहाँ ये एक डायग्राम दे रखा है, लैंड अंडर इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर्स, कुछ आकृतियाँ दी गई हैं लैंड की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका शो किया गया है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, जैसे 43% यहाँ पे प्लेन्स दे रखे हैं, मैदान, ओके, 43% क्या है, मैदान है ब्लू पार्ट्स में, और पर्पल पार्ट्स दे रखा है आपका, इसमें है आपका 30% माउंटेन्स, 30% पर्वत, और उसके बाद येलो पार्ट में 27
प्लेट्यूज, जो पठार है वो 27% है। इट इज क्लियर। अब आप देखोगे लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन भूमि का उपयोग। सो लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज। लैंड रिसोर्स जो भी हमारी भूमि संसाधन है उसका उपयोग हम बहुत तरीके से करते हैं, किया जा सकता है। जैसे कि नंबर 1 हो गया आपका फॉरेस्ट, वन, जो भी जंगल है उनके लिए। सेकंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो हमारी लैंड है वो कृषि के लिए अनुपलब्ध है। ए इसमें वैरन एंड वेस्ट लैंड, जो बंजर भूमि हो जाती है वो खेती के लिए योग्य नहीं होती, ठीक है, अयोग्य होती है तो वो वेस्ट लैंड है। बी लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, रोड, फैक्ट्रीज। और गैर कृषि जो नॉन एग्रीकल्चरल होती है उसके जो प्रायोजन है, ठीक है, यूजेस हैं, उनमें लगाई गई भूमि जैसे कि इमारतें हो गई, सड़कें हो गई, या फिर उद्योग धंधों के लिए यूज किया जाता है, तो ये जगह भी मतलब कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं होती। थर्ड है आपका अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। और जो फैलो लैंड मीन्स होता है अनकल्टिवेटेड लैंड, एक्सक्लूडिंग लैंड, फैलो लैंड मीन्स होता है परती जगह जिस पर परत आ जाती है। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि कौन कौन सी है? तो यहाँ पे आपका नंबर 1 दे रखा है इसमें, ए परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। जो परमानेंट पेस्चर्स होते हैं स्थायी चरागाहों और उनके जो मतलब ग्रेज करने वाली जो जगह होती है जहाँ पर मतलब जानवर आके चरते हैं उस जगह को। सेकंड लैंड अंडर मिससेलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। और बहुत तरह के जो पेड़ होते हैं और फसलों के लिए जो पेड़ होते हैं, ठीक है, और जो भी वन होते हैं बड़े बड़े ग्रोव्स, ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। तो ऐसी जगहों पर मतलब जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है, मतलब हम उसमें खेती नहीं कर सकते, तो वो भी हमें यूज़ नहीं कर सकते, हम यूटिलाइज नहीं होती है। ऐसी जगह जहाँ पर जंगल होते हैं, ठीक है, जंगल है, बड़े बड़े पेड़ हैं और वैसी फसल है जहाँ पेड़ ही पेड़ होते हैं, तो वहाँ पर हम बीजों को नहीं बो सकते। अगर हम कुछ करेंगे तो वहाँ पे शामिल नहीं हो सकती ये जगह खेती के लिए। फैलो लैंड, अब है आपकी फैलो लैंड, फोर्थ पॉइंट। फैलो लैंड मीन्स होता है परती भूमि। अभी मैंने आपको इधर बताया था थर्ड में, आपके थर्ड पॉइंट में आया था, ठीक है, तो यहाँ पे आप फोर्थ पॉइंट में फैलो लैंड। फैलो लैंड मीन्स होता है परती भूमि। करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 or less than 1 एग्रीकल्चर ईयर। जो प्रेजेंट टाइम होता है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम वर्तमान। करंट फैलो, करंट फैलो मीन्स भी, करंट मीन्स अभी जो चल रहा है, तो करंट फैलो वर्तमान में जो पड़ती जगह है जहाँ एक जो खेती है वो साल या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, एक साल से या फिर उससे और कम समय से खेती ना की गई हो, तो वो पड़ती जगह कहलाती है। इसमें बी अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर। और वर्तमान में पड़ती भूमि के अतिरिक्त जो भी पड़ती जगह हो या मतलब जो अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट, जो कि बहुत पहले से ही कल्टीवेशन में ना हो, कल्टीवेट नहीं होती हो, ठीक है, जैसे कि 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर, 1 से 5 साल से मतलब उस पर खेती की ही ना गई हो, तो वो होती है फैलो लैंड। यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में दिया गया है कि 1 साल से लेकर 5 साल तक जिस जगह पर खेती ना की गई हो तो वो अनकल्टिवेटेड लैंड होती है और उसको फैलो लैंड बोलते हैं। ओके, पड़ती जगह। फिफ्थ पॉइंट है नेट्स ऑन एरिया। नेट्स ऑन एरिया जो मतलब ऐसा होता है शुद्ध एरिया, बिल्कुल जो बोया गया हो क्षेत्र, सॉन एरिया।
जहाँ पर हम कुछ भी बो सकते हैं। एरियाज ऑन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट्स ऑन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया। अब इसमें आता है आपका एक खेती साल में एक बार से ज़्यादा बोए गए क्षेत्रों को शुद्ध मतलब साफ बोए गए क्षेत्रों में जोड़ दिया जाए। ठीक है, एक खेती को जो भी कृषि की जा रही है एग्रीकल्चरल एरिया को एक साल में एक बार से ज़्यादा बोए गए क्षेत्र को साफ बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया। तो उसको कृषित क्षेत्र कहते हैं हम लोग, ग्रॉस क्रॉप एरिया। वो वहां पर मतलब खेती फिर भी की जा सकती है लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं की जा सकती। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population density, technological capability, and cultural and traditions, etc. भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक फिजिकल फैक्टर्स, ओके, सच एज टोपोग्राफी, जैसे कि टोपोग्राफी हो गया भू आकृति, क्लाइमेट हो गया जलवायु, सॉइल टाइप्स हो गया मिट्टी के प्रयोग मिट्टी के प्रकार सॉइल टाइप्स, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स और मानवीय कारक सच एज पॉपुलेशन, जैसे कि जनसंख्या डेंसिटी जो पॉपुलेशन घनत्व है, ओके, एंड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी और जो हमारी प्रौद्योगिकी क्या है, क्षमता है, कैपेबिलिटी है, एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस एटसेट्रा और संस्कृति और परंपराएं, ये सब चीजें इसमें शामिल है। फिर आता है हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 million square kilometer. Land use data, however, is available only for 93% of the total geographical area because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully. भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 जो आपका देखा 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसके 93% भाग के ही जो भूभाग है, ठीक है, लैंड यूज है हम करते हैं उसको मतलब इस आंकड़े में रख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, पूर्वोत्तर प्रांत है असम को छोड़कर, और जो भी हैज़ नॉट बीन डन फुली, पूरी तरह से ये जो क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। केवल इतना ही है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर, लेकिन इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर जो भी अन्य प्रांत हैं, ठीक है, उनके लिए सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है बिल्कुल भी। और moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन ये सारे क्षेत्रों में भी जो भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है कि वहाँ की भूमि का सर्वेक्षण किया जाए। वहाँ की भूमि का कोई सर्वेक्षण हुआ ही नहीं है, सर्वे। अब यहाँ पे आपका एक डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम है आपका कि जनरल लैंड यूज कैटेगरीज 1960-61, ओके, ये आपका डायग्राम है कि सामान्य भू उपयोग 1960-61, और इधर दे रखा है जनरल लैंड यूज कैटेगरीज 2014-15। तो यहाँ आपका ये पूरा डिटेल में दे रखा है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2017। यहाँ पर आपका ये पूरा चार्ट बना के दे रखा है। फर्स्ट इधर आपका फॉरेस्ट है, जंगल, फिर वेरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड,
बंजर और कृषि के योग्य जो भूमि नहीं है वो दे रखी है। फिर आपका ग्रीन पार्ट में दे रखा है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। थर्ड है आपका परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। फिर आपका एरिया अंडर मिक्स ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स। और इधर आपका ये दे रखा है कल्चरेबल वेस्ट लैंड और फैलो अदर देन करंट फैलो। फिर इधर करंट फैलो वर्तमान प्रति और नेट्स ऑन एरिया शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो नेट्स ऑन एरिया है। तो यहाँ ये पूरा आपका चार्ट के थ्रू समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है इसको अच्छी तरीके से। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रिमेनिंग पार्ट इस चैप्टर का हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।